पोस्ट मेंडलिज्म को हमें दो पार्ट्स में पढ़ना है. वन इज एलीलिक जीन इंटरेक्शन, सेकेंड इज नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन. एलीलिक जीन इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं इंट्राजीनिक इंटरेक्शन, और नॉन एलीलिक को नाम देते हैं इंटरजीनिक इंटरेक्शन. देखो, इसको मैं बहुत सिंपल से फॉर्म में आपको समझाता हूं. ये दो क्रोमोसोम्स, ठीक है, अगर यहां पर कैपिटल टी है, भूल जाओ अब मेंडलिज्म, यहां पर कैपिटल ए है, ठीक है, और यहां पर स्मॉल ए है, ठीक है, यहां पर है कैपिटल बी, यहां पर है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी. ये दोनों एलील्स एक ही जीन के हैं, ठीक है, ये दोनों एलील्स एक ही जीन के हैं, एक ही कैरेक्टर के हैं. यस और नो? अगर हम बात कर रहे हैं इस जीन के इफेक्ट की इस एलील के इफेक्ट की इस एलील पर, या रिवर्स इस एलील का इफेक्ट इस पर, तो इस इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? एलीलिक जीन इंटरेक्शन. ठीक है. अब सर अभी तक भी हम यही पढ़ते आ रहे थे, अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे थे कि ये डोमिनेंट है और ये, अब हो सकता है दोनों डोमिनेंट हो सकता है दोनों रिसेसिव हो सकता है एक इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो और एक इनकम्प्लीट रिसेसिव हो. समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्सेप्ट वो पॉसिबिलिटी जो अभी हम पढ़कर आए. क्या पढ़कर आए? कि एक डोमिनेंट होता है और एक. समझ में आ रही है मेरी बात? तो दो एलील्स के बीच का इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड. यहां पर क्या है, हो सकता है ये जो एलील है, ये एलील पेयर है, ये अपना इफेक्ट किस पर दिखाए? दूसरे जीन्स के एलील पर. किस पर? इसलिए इसका नाम क्या है? देखो, ये एलील एक जीन का है, ये एलील दूसरे जीन का है. समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है? अंडरस्टूड. जैसे हमने पढ़ा था ना, होमोलोगस क्रोमोसोम में हर क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड, बट दोनों के सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाते हैं? नॉन सिस्टर. क्या कहलाते हैं? ऐसे ही ये दोनों एलीलिक हैं, ये दोनों एलीलिक हैं, बट ये दोनों कैसे हैं और ये दोनों कैसे हैं? तो इसका इफेक्ट इस पर भी चेंज हो सकता है, इसका इफेक्ट इस पर भी हो सकता है. सेम रिवर्स कंडीशन कहीं पर कुछ भी हो सकती है. समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? जहां पर भी हम बात करते हैं इंटर मतलब इन बिटवीन टू, इन बिटवीन, तो यहां पर एक जीन ये है और एक जीन ये है, तो इन दोनों जीन्स के बीच के इंटरेक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं? यहां पर जीन सेम है, इसलिए क्या नाम है? विद इन सेम जीन. क्लियर ये पॉइंट? तो वन इज कॉल्ड एलीलिक जीन इंटरेक्शन और इंट्राजीनिक, वन इज कॉल्ड, और इसको बना लो, और ये एरो ध्यान से बनाना. राइट डाउन द हेडिंग एलीलिक जीन इंटरेक्शन. एलीलिक जीन इंटरेक्शन में फर्स्ट हेडिंग आएगी जो हमें पढ़ना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस.
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो मेरी बात सुनो, जब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो यहां पर जब भी हम दो प्लांट्स, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला एक्सेप्शन क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल लॉ नहीं कहते। एक प्लांट होता है स्नैप ड्रैगन, क्या है ये? प्लांट। इसके फ्लावर को हम बोलते हैं डॉग फ्लावर। इसका एक नाम और होता है एंटीराइनम, बॉटनिकल नेम। अब हमने इसका एक फ्लावर लिया प्लांट, दैट इज रेड कलर, और जो सेकंड प्लांट के फ्लावर थे दैट इज वाइट कलर। वाइट कलर फ्लावर और रेड कलर फ्लावर। यहां पर हमने लिया कैपिटल आर, कैपिटल आर। यहां पर कौन सी जनरेशन है? यहां पर गैमीट बना, यहां पर जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो अगर यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा होता तो या तो सारे प्लांट रेड होते या फिर वाइट होते। अगर रेड डोमिनेंट होता तो रेड होते, अगर वाइट डोमिनेंट होता तो कैसे होते? बट यहां पर सारे फ्लावर्स आते हैं F1 जनरेशन के पिंक, क्योंकि यहां पर जो ये डोमिनेंट ट्रेट है वो अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेंट रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, इसलिए इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? तो यहां पर रेड कलर व्हाइट कलर के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, इसलिए एक नया ट्रेट सामने आता है, दैट इज पिंक। हम यहां से एक गलत चीज सीखते हैं कि अगर हम रेड को व्हाइट से मिला देते हैं तो वो पिंक कलर बन जाता है। तो यहां से हम ये चीज सीखते हैं कि हम इन दोनों कलर को मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसलिए यहां पर क्या बन रहा है? पिंक। बट ऐसा नहीं होता। जैसे सपोज करो अगर हम दूसरा कैरेक्टर ले रहे हैं जहां पर एक हम ले रहे हैं ब्लैक और एक ले रहे हैं व्हाइट, अगर हम मिक्स कर ही रहे होते कलर को तो क्या बनता? यहां बनता है ब्लू। क्या बनता है? ब्लू। दैट मीन्स यहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को इनकम्प्लीटली रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीटली रिप्रेजेंट, इसलिए एक नया ट्रेट F1 जनरेशन में आता है। समझ में आई मेरी बात? ये पॉइंट याद रखना है हमको, हमें कलर नहीं मिलाने। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ क्रॉस ऑफ F1, सेल्फ क्रॉस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर। यहां पर गैमीट क्या बनेंगे? प्रोसेस सेम होगी बट रिजल्ट डिफरेंट होगा, दैट्स इट। यहां पर ये काश आर होता है ना, ठीक है। अब ये फ्लावर किस कलर के हो गए? ये वाले पिंक, रेड नहीं, पिंक। मेंडलिज्म भूल जाओ। और ये अब कहीं ना कहीं ये फिनोटाइप रेशियो है, यस और नो? क्लियर ये पॉइंट? कितना रेशियो आया? और इसी का जब हम जीनोटाइप निकालेंगे तो भी क्या आएगा? यस और नो? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में
फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों ही कैसे होते हैं? सेम होते हैं। कैसे होते हैं? क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? अंडरस्टूड दिस थिंग? याद रखना है। क्लियर? इसको बनाओ। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, दैट वाज फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा। It is also called 4 o'clock plant. Third example is color of wings in Andalusian fowl. एक और एग्जाम्पल लिख लो, स्टार्च सिंथेसाइजिंग एंजाइम, और ब्रैकेट में लिखना सीड साइज ऑफ पी प्लांट। तो ये एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं और ये अभी हमें समझना है क्या है ये। नाउ राइट ऑन हेडिंग, इनहेरिटेंस ऑफ सीड साइज ऑफ पी प्लांट। इनहेरिटेंस ऑफ सीड साइज ऑफ pea plant. Inheritance of seed size of pea plant. देखो बच्चों, यहां पर एक जीन है जो दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। एक कंट्रोल कर रहा है सीड शेप। पी प्लांट में सीड शेप हमने पढ़े थे राउंड एंड, और सेम जीन कंट्रोल कर रहा है सीड साइज। साइज एंड शेप में डिफरेंस है वर्ड में, ठीक है। अब जो सीड साइज कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है इससे जीन से, वो कैरेक्टर इस जीन से इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सीड शेप क्या रिप्रेजेंट करता है? डोमिनेंस। मीन्स वन जीन इज कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर्स, वन फॉलो मेंडलिज्म, वन डू नॉट फॉलो। क्लियर ये पॉइंट? अब देखना, अब इन दोनों चीज को हम एक जगह कैसे लेकर चलते हैं। जैसे हमने लिया कैपिटल बी, ठीक है, ये सीड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो सीड शेप है राउंड डोमिनेंट था, और वहीं पर ये सीड साइज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लार्ज सीड साइज, ठीक है। लार्ज साइज सीड इज डोमिनेंट। क्लियर? अब हम इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल बी। यहां पर सीड का शेप कैसा होगा? रिंकल्ड। यस और नो? और सीड का साइज होगा स्मॉल। क्लियर दिस पॉइंट?
अब हमने यहां पर गैमीट्स बनाए, यहां पर गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल बी, और यहां क्या बनेगा, ये पेरेंट जनरेशन, ये गैमीट्स। अब जब यहां पर हम क्रॉस कराएंगे तो हमें F1 जनरेशन मिलेगी। इस F1 जनरेशन में जो हमें प्रोडक्ट मिला है, जो हमें F1 जनरेशन मिली है, ये किस शेप को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि शेप के केस में तो ये डोमिनेंस शो कर रहा है, तो ये डोमिनेंट इफेक्ट है, ये रिसेसिव इफेक्ट है। बट हम बात कर रहे हैं साइज की, तो साइज के केस में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइज ना लार्ज होगा ना कुछ और होगा, और दैट साइज इज इंटरमीडिएट साइज। मेरी बात समझ में आई? मतलब साइज के केस में वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और शेप के केस में रिप्रेजेंट कर रहा है वो। क्लियर ये पॉइंट? अब हम इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। यहां पर गैमीट्स बने कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये सीड किस शेप का होगा और साइज कैसा होगा, ये सीड किस शेप का होगा, राउंड, बट साइज कैसा होगा, इंटरमीडिएट। कैसा होगा, यहां पर भी शेप कैसा होगा, बट साइज इज, और यहां पर शेप कैसा होगा एंड साइज इज। क्लियर? तो जब हम बात कर रहे हैं इस क्रॉस की साइज को लेकर, तो रेशियो आएगा 1:2:2। कौन सा रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। जब हम बात कर रहे हैं शेप को लेकर, तो यहां रेशियो आएगा 3:1। कौन सा रेशियो, फिनोटाइप, दोनों का फिनोटाइप। क्लियर ये पॉइंट? इसका जीनोटाइप और इसका जीनोटाइप दोनों कैसे होंगे, सेम। क्लियर ये पॉइंट? तो वन जीन कैन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पी का सीड शेप, जो एक अलग इफेक्ट दिखाता है, और पी का सीड साइज जो एक अलग इफेक्ट दिखाता है। क्लियर ये पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बना लो। एक क्वेश्चन लिखो इसमें, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, write down the question, in a dihybrid cross, if one character, in a dihybrid cross, if one character represent complete dominance, if one character represent complete dominance while another character represent incomplete dominance, in a dihybrid cross one character represent complete dominance while another character represent incomplete dominance, then find out the phenotype of F2 generation। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जहां पर हमें दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप रेशियो पता होते थे, उससे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकाल लेते थे। यहां पर एक कंप्लीट है और एक, मैं इसलिए बोलता हूं जब भी जेनेटिक्स पढ़ने आओ ना, रिवीजन करके आओ, नहीं तो चीजें गायब हो जाएंगी, और हो गई। हमने पुराना रिवाइज किया नहीं, आज हमारा गायब है। नहीं आ रहा ना? और जेनेटिक्स
अगर तुम लोग अभी रिवाइज नहीं करोगे ना तो बाद में पछताओगे। क्या क्या कर क्या रहे हो ये तुम, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पढ़ो मैंने क्या दिया है। किसी का आया आंसर? ये कुछ नहीं करना है इसको। एक का फिनोटाइप रेशियो है 3:1, एक का है 1:2:1। याद है ये वाला क्रॉस क्वेश्चन? बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। वन टू वन, 1:1 किया था ऐसा क्वेश्चन हमने। ये रेशियो आ जाएगा, समझ में आया? एक मोनोहाइब्रिड ये है, एक मोनोहाइब्रिड ये है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये कंप्लीट डोमिनेंस है। दोनों का मिक्सचर निकालना है, कुछ करना ही नहीं है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Tall plant with red flower cross with dwarf plant with white flower. Tall plant with red flower cross with dwarf plant with white flower and produce tall plant with pink flower. Tall plant with pink flower in F1 generation. In F1 generation. Then find out the probability of tall plant. Find out probability of tall plant with pink flower in F2 generation. Tall plant with pink flower in F2 generation. देखो बच्चों, जेनेटिक्स को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि जितना आता जा रहा है उतना करते जाओ, रुको मत। जैसे उसमें दिखा है कि टॉल विथ रेड हमने ले लिया, फिर ड्वार्फ विथ वाइट हमने ले लिया। अब टॉल विथ ये बनेगा ना। अब इसका फिनोटाइप क्या है? टॉल है और क्या है? पिंक। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, अब हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे, यस और नो, तभी F2 जनरेशन आएगी। अब जब इसका क्रॉस इससे कराओगे तो टॉल कितने आएंगे? आएंगे, यस और नो। और इसका क्रॉस इससे कराओगे तो पिंक कितने आएंगे? इसका क्रॉस इससे कराओगे तो पिंक कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 3 2 जा, बस हो गया आंसर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी हमने क्रॉस कराया था इसका इससे, कल हमने पढ़ा था ना इसका क्रॉस इससे। तो इसमें जब इसका क्रॉस कराते हैं तो एक रेड बनता है, 2 पिंक बनते हैं और एक वाइट बनता है। और ये है कंप्लीट डोमिनेंस। जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे हम तो टॉल 3 बनेंगे और एक क्या बनेगा? ड्वार्फ। तो कितने प्लांट्स पूछे हैं? टॉल एंड पिंक। तो टॉल है 3 आउट ऑफ 4 और पिंक कितने आउट ऑफ 4? 2। तो कितना आंसर हो गया? 6। समझ में आई मेरी बात? दोनों को अलग अलग क्रॉस करो क्योंकि दोनों में
चीजें अलग अलग हैं, एक में कंप्लीट डोमिनेंस है और दूसरे में क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों का फिनोटाइप निकाल लो, कितने पिंक आ रहे हैं, कितने टॉल आ रहे हैं, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करो। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस वन कैरेक्टर रिप्रेजेंट कंप्लीट डोमिनेंस while another represent incomplete dominance. Another represent incomplete dominance. Then find out the genotype ratio of F2 generation. Find out the genotype ratio of F2 generation. देखो बच्चों, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस का रेशियो, ठीक है, और इनकम्प्लीट का भी रेशियो। तो अब हमें क्रॉस करने ही क्यों है, जब दोनों रेशियो सेम हैं तो वही रेशियो आएगा ना। कौन सा वाला, जो नॉर्मल डाई हाइब्रिड का आता था, नहीं आएगा। ये मोनो, सपोज करो ये मोनो हाइब्रिड है, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसका जस्ट डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, या फिर इसका इसी से मल्टीप्लाई कर दो तब भी क्या हो जाएगा। तो डाई हाइब्रिड का रेशियो तो हमें पता है ना, ये आया था, यस और नो। चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे डायरेक्ट लिख लो, चीजें सेम है, बस टाइम सेव करना है आपको, जो होगा नहीं हमसे। जब मैं तुम लोगों से बोलता हूं कि रेशियो का आंसर निकालो, तब तुम लोग ये करने बैठते हो, और जब ये करना होता है तब तुम लोग ये लेके बैठते हो। ये 1:2:1 है, इसके 3 वेरिएंट्स होंगे, 1:2:1, ऐसा ही होगा ना सेम, यस और नो। टोटल 9 जीनोटाइप हो जाएंगे। एक बार पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख लो, ये तो चीजें आगे बढ़ती जाएं, हम पीछे का भूलते जाएं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब हम जेनेटिक्स यहां सॉल्व करते हैं ना तो बहुत सिंपल लगती है और हम रिवाइज करके नहीं आते हैं, और जब रिवाइज करके नहीं आते हैं तो हमसे दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये लिख लो। और ऐसे ही करते करते जेनेटिक्स खत्म हो जाएगी, लास्ट में हम बोलेंगे सर कुछ नहीं आता हमको, सब मिक्स हो गया। इसलिए डेली जेनेटिक्स पढ़कर आओ, चाहे जितना सिंपल से सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो। नाउ राइट डाउन सेकंड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज कोडोमिनेंस। पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड है कोडोमिनेंस। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, in this type of inheritance, both alleles, in this type of inheritance, both alleles represent, in this type of inheritance, both alleles represent their phenotypic expression, both alleles represent their phenotypic expression when present in heterozygous condition, when present in heterozygous condition। इसको समझो बच्चों, यहां पर इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल एलील्स, वो और ये थोड़ा सा मिलते जुलते टॉपिक हैं, चीज सेम है। तो देखो यहां पर जैसे हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, ह्यूमन बीइंग में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, यस और नो। अब एक जीन है
दैट इज आई, कैपिटल आई, बुक्स में स्मॉल आई भी लिखा रहता है। ये जीन कंट्रोल कर रहा है ब्लड ग्रुप को। किसको कंट्रोल कर रहा है? अब इसके 3 वेरिएंट्स हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ। क्लियर ये पॉइंट? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ को सिर्फ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी आप एक लेकर चलो, फिर हम सिंबल तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, अब समझना, हमने पढ़ा है हमारी बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2n। और उन 2n क्रोमोसोम में एलील भी कितने होते हैं? 1 पेयर क्रोमोसोम पर कितने एलील होंगे? 2 ही होंगे ना, 1 पेयर ही होगा ना। तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में जितने भी एलील होते होंगे वो पेयर में प्रेजेंट होते होंगे, यस और नो? अब यहां पर कितने एलील हैं? 3, यस और नो? बट एलील होना किसमें चाहिए? मतलब हर इंडिविजुअल की बॉडी में इन 3 एलील में से कितने एलील होंगे? 2। समझ में आ रही है मेरी बात? यस और नो? अब देखो, ये जो एलील है आई ए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी दैट इज कॉल्ड ए एंटीजन। क्या कहलाता है? दिस बी एलील is responsible for formation of another sugar molecule on surface of RBC that is called B antigen, and this IO do not involve formation of any sugar molecule। तो यहां पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको याद हो, हमने ब्लड ग्रुप में पढ़ा था, अगर ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन तो, और कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो सेम चीज है। तो देखो यहां पर जो ये एंटीजन मॉलिक्यूल बन रहा है ये शुगर मॉलिक्यूल है। ये भी कैसा है? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ये बी एंटीजन है, इट इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज शुगर। ठीक है, जो ए एंटीजन है, इट इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोसामीन। ये शुगर है, ये अमीनो शुगर है, दैट्स इट। इतना सा डिफरेंस है, और यहां पर कोई शुगर नहीं है। ठीक है, अब देखो समझना मेरी बात को। जब मैंने बोला कि कोडोमिनेंस क्या होता है, जैसे आई ए किसी इंडिविजुअल के एलील में प्रेजेंट है और दूसरा प्रेजेंट क्या है? आई बी। एक एलील कौन सा हो गया? आई ए। एक एलील कौन सा हो गया? जैसे हमारी बॉडी में ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यहां पर जीन है आई ए और यहां पर जीन है आई बी। अभी तक हम पढ़ते आए, या तो ये डोमिनेंट होगा, ये रिसेसिव होगा, या ये डोमिनेंट होगा। सेकेंड चीज हमने पढ़ी, जो डोमिनेंट है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट भी हो सकता है। बट यहां पर क्या है, जिस इंडिविजुअल में आई ए एलील होगा और आई बी एलील होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। मतलब यहां ए भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी अपने आप को। वही डेफिनेशन देखो हमने लिखी है, क्या लिखा है? इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस व्हेन बोथ एलील रिप्रेजेंट देयर phenotypic expression then it is called कोडोमिनेंस। समझ में आई मेरी बात? ना ए डोमिनेंट है ना ही,
दोनों सेम है, बस दोनों का कॉम्पोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर? अच्छा, तीसरा पॉइंट, अगर इधर आई बी की जगह आई ओ होता तो यहां पर जो शुगर मॉलिक्यूल है आई ए बना रहा है और यहां पर कोई भी शुगर मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट होता है। आई ए इज डोमिनेंट ओवर, सिमिलरली यहां पर शुगर मॉलिक्यूल है यहां पर, दैट मीन्स आई बी इज ऑल्सो डोमिनेंट ओवर, मतलब अगर आई ओ यहां पर है यहां आई ए है तो इंडिविजुअल में क्या होगा, आई ए आई, और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, क्योंकि ए क्या है ओ के ऊपर, तो ए और बी आपस में कैसे हैं और ओ के ऊपर कैसे हैं, ये समझ में आई मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, जैसे एक पर्सन किसी भी इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, यहां पर है आई ए, यहां पर है आई बी। अब अगर हम दूसरे इंडिविजुअल की बात करें जिसमें है आई ओ, ठीक है, अभी हम उसका एक ही क्रोमोसोम बना रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल, ये दूसरे इंडिविजुअल का एक क्रोमोसोम, ये तीनों एलील की लोकेशन कैसी है, सेम, मतलब इन तीनों एलील का जीन कैसा है, सेम। तो जब किसी जीन के एक से ज्यादा, सॉरी, दो से ज्यादा एलील होते हैं, नॉर्मली कितने होते हैं, यहां पर कितने हैं, दो से, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। क्या बोलते हैं? क्लियर ये पॉइंट? अब एक चीज और समझो, क्वेश्चन में आता है, जो क्वेश्चन आया, कोडोमिनेंस इज रिप्रेजेंट बाय, पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा है ए बी ओ, हम क्या टिक करेंगे, ए बी, यस और नो। और क्वेश्चन आया मल्टीपल एलील इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी और ए बी ओ, ए बी ओ। डिफरेंस समझ में आया? अच्छा, क्या मल्टीपल एलील का फिनोमिना एक इंडिविजुअल में पॉसिबल है क्या? यहां पर मिनिमम 2 इंडिविजुअल होने चाहिए, यस और नो। दैट मीन्स मल्टीपल एलील की पॉसिबिलिटी होती है नॉट इंडिविजुअल लेवल पर, मल्टीपल एलील की पॉसिबिलिटी होती है पॉपुलेशन लेवल पर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। समझ में आई मेरी बात? तो जो मल्टीपल एलील का फिनोमेना जब हम पढ़ेंगे तो मल्टीपल एलील इज स्टडीड एट पॉपुलेशन लेवल, बाकी जो सब हम पढ़ रहे हैं वो किस लेवल पर है, इंडिविजुअल, क्योंकि वहां पर सिर्फ हम कितने एलील की बात करते हैं, 2, और यहां पर मोर देन, तो मोर देन 2 एलील होने के लिए 2 इंडिविजुअल मिनिमम होने चाहिए, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड पॉपुलेशन। क्या कहलाता है? और दैट इज कंट्रोल्ड बाय, क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ कोडोमिनेंस, एग्जाम्पल्स ऑफ कोडोमिनेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, ए बी ब्लड ग्रुप। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ए बी blood group. The second example is MN blood group. MN blood group दूसरे एनिमल्स में पाया जाता है ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप। तीसरा लिखो, कोट कलर ऑफ कैटल्स। कोट कलर मतलब स्किन कलर, कोड नहीं बनाना है उनको, कोट कलर ऑफ कैटल्स। एक और लिखो,
सिकल सेल एनीमिया। और इस वर्ड पर जितने स्टार बना सकते हो बना लो, बोर्ड और नीट का पेपर इसके बिना नहीं बनता। सिकल सेल एनीमिया। क्लियर ये पॉइंट? अब लिखो इसमें हेडिंग लिखो, इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, इन ह्यूमन बीइंग, in human being gene I, capital I, control different alleles of blood group। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल I is present in 3 different forms। capital I is represent in 3 different forms। ये बना लो, कैपिटल I A, कैपिटल I B, कैपिटल I O। ये तीनों और ये शुगर मॉलिक्यूल्स जिससे बने हुए हैं। लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ दीज 3 एलील्स, out of these 3 alleles, out of these 3 alleles, capital IA and capital IB, capital IA and capital IB show codominance। capital IA and capital IB show codominance, while capital IO is recessive, capital IO is recessive with respect to, capital IO is recessive with respect to capital IA and capital IB, with respect to capital IA and capital IB। इसको बना लो।